हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन सुपर 30 सीरीज की क्लास नंबर 16 देखते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धनराशि जमा की। यदि उसने 2% अधिक दर पर जमा की होती तो उसे 360 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो जमा की धनराशि बताओ। अब आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम कौन सी ट्रिक लगाए। तो अगर बेसिक आता है तो वो कर लेगा, बेसिक में भी ज्यादा टाइम लगेगा। देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आप प्रिंसिपल मान लो कि पी है। ठीक है। रेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो रेट मान लो कि x% है। ठीक है। टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम कितना है 3। टाइम कितना है 3 ईयर्स। ठीक है। फिर क्या बोला है, यदि रेट को 2% अधिक कर दे। मतलब क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल तो कितना रहता है अपने पास, पी रहता। रेट को अपन कर देते x+2। रेट को कितना कर देते x+2। टाइम भी कितना रहता 3 ईयर। तो जब इतना करने पर इसका जो साधारण ब्याज आता है और इसका साधारण ब्याज आता है, इनका डिफरेंस निकालते ना तो अपने पास आता 360 रुपए। पहले मैं इसको समझा रहा हूँ कि आप बेसिक से कैसे सोच सकते हो। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आप एग्जाम में समझ रहे हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए कौन सा नहीं लगाए, तो इससे बेसिक से मैं बता रहा हूँ जिससे आपको टाइम तो बचेगा ही बचेगा वहां पर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। बाद में इसको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे करना है। तो यहां से मुझे इसे बता दो, इसके ब्याज में से इसका ब्याज कैसे निकालूंगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये क्या निकल जाएगा, ब्याज। इसका ब्याज, और इसके ब्याज में से माइनस कर दूंगा पी इंटू एक्स इंटू 3/100। ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्याज का अंतर आना चाहिए मेरे पास कितना आना चाहिए, 360 रुपए आना चाहिए। अब देखो एक तो तरीका है, अब इसमें कैसे सोल्व करोगे। अब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए देखो यहाँ पर पी इंटू 3/100 मेरे को कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, x+2 दिखेगा और माइनस का x दिखेगा, इक्वल टू कितना दिख रहा है 360। देखो अक्स से अक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा पी इंटू 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, डिवाइड में 100 और 360। देखो ये 6 से चला जाएगा, 6 टाइम 60 टाइम। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपए। देखो कोई कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, अपने इजिली निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहला मेथड मैंने बता दिया। दूसरा मेथड कैसे सोचेंगे, मुझे से बता दो। अगर ये रेट इतनी ही परसेंट रहती, x% ही रहती, तो क्या ये अधिक मिलता, नहीं मिलता। ये अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने रेट कितनी बढ़ा दी, 2% बढ़ा दी। तो मुझे से बता दो कि जो 2% रेट अधिक किया आपने, कितने ईयर में किया, 3 ईयर में, जिसके कारण मुझे ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर 360 रुपए अधिक मिल रहा है। तो मुझे ये 2% के कारण एक ईयर में कितना ब्याज अधिक मिलेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 3 3 3 6, 120 रुपए मिल जाएगा मुझे। किस कारण, 2% की दर से। अगर एक ईयर होता तो मुझे कितना ब्याज अधिक मिलता, ये वाला ब्याज मिलता है। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2%, मतलब 2% की वैल्यू आपको दे रखा है 120। तो 1% की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा यहाँ से 60। तो 100% होता है मूलधन। तो यहाँ से 100% की वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6,000। देखो सेम आ रहा है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ही सी। समझ में आया। अब देखो आप लोगों को बताना है कि कौन रेगुलर क्लास देख रहा है, और ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। माना कि एक बल्लेबाज औसत उसके करियर में शुरुआत में 7.5% से बढ़ जाता है और उसकी कुछ पारियों के बाद 16% बढ़ जाता है, तो मूल औसत में समग्र मतलब टोटल परसेंट बताना है। तो एक तो तरीका कर सकते हो आप बेसिक से। मान लो कि आपके पास नहीं पता है तो टोटल मान लो कि 100 है। कितना मान लो, 100 मान लो। तो एक बार 7.5 बढ़ा, तो इसमें अगर मैं 7.5 बढ़ाता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 107.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107.5%। अब ऐसे बोला 16% बढ़ाओ, तो इसमें 16% बढ़ाऊंगा तो कितना कर दूंगा, 116/100। तो यहां से देखो एक जीरो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अगर इसको सोल्व करता हूं तो देखो 1075 मल्टीप्लाई 116 करोगे ध्यान से कितना हो गया, 1247। और डबल जीरो नीचे कितना चल रहा है, 3 जीरो। तो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 124.7। तो देखो पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया 107। 124.7। तो यहाँ से ओवरऑल कितना बढ़ा, 24.7। एक तो ऐसे कर सकते हो आप 100 मान के। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखो ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने के लिए इसको इजी कैसे सोच सकते हैं, कोई तो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन इसको इजी सोचने के लिए क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ओवरऑल बढ़ाना है तो क्या करते हैं, A+B, A इंटू B/100। पहला कितना बढ़ा है यहाँ से, शायद 7.55%। दूसरा बढ़ रहा है 16। फिर कितना बढ़ रहा है 7.5% इंटू 16/100। ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से 16 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा अपने पास, 23.5। ठीक है। यहाँ से देखो 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 से 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया, 10 टाइम हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा, 4 टाइम। 4 3 12 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 1.2। तो 23.5 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा अपने पास, 24.7%। तो यहाँ से भी ओवरऑल कितना आ रहा है, ये इजी पड़ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने दो दो मेथड बता दिया कि आप ऐसे भी सोच सकते हो और ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब बता रखा है, इसमें एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं को पेशकश करता है, यदि किसी योजना में अधिकतम छूट मिलेगी। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसमें बोलो कि 22 और 25% की कर्मी छूट देता है, तो इसको कैसे करेंगे? छूट देना, यानी मैंने छूट वाला कौन सा बताया था फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, ये बताया था ना। ठीक है, यहां से देखो, यहां से ए का मान कितना हो गया 22 और बी का मान कितना हो गया 25, माइनस करूंगा यहां से 25 मल्टीप्लाई 22 और किससे गुणा भाग दे दूंगा 100 से, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मुझे बताओ कितना हो जाएगा 47 और 22 में 4 का भाग दे दो कितना हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से जो ओवरऑल जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी अपने पास 41.5% की। ऐसे ही ये तो पहला आ गया। ऐसे ही अपन दूसरा देख लेते हैं बी का। बी का मुझे बता दो, 3 खरीद रहा है वस्तु, उसमें 2 मुफ्त दे रहा है, तो टोटल वस्तु तो कितनी होगी 5 होगी ना, 3 प्लस 2 दे तो कितना रहा है उसके पास 2, 3 ये रही 2 ये रही, तो टोटल वस्तु कितनी दे रहा है ग्राहक को 5 वस्तु दे रहा है, लेकिन उसमें 2 तो फ्री दे रहा है, मतलब 2 की छूट दे रहा है। किस पर दे रहा है 5 पर दे रहा है, परसेंटेज के लिए 100, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से कितना मिल रहा है 40% की छूट। तो अधिकतम छूट बताना है, तो अभी तो ये पहले वाली दिख रही है, सी और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 की छूट मिल रही है ना, और टोटल कितनी है अपने पास 9, 5 4 9, तो यहाँ पर कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। अब देखो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। अब अपन 400 में 9 का भाग नहीं देंगे, जैसे मुझे पता है कि 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/9 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैं बताऊंगा। तो यहाँ से 11 से 1/9 मुझे किसकी निकालनी है 4/9, मतलब अगर इधर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से कितना हो गया 44 सही 4/9। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 44 सही 4/9 परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी। अगर आगे ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ लो। देखो 3 मुफ्त देता है 4 पर, तो 3 मुफ्त देता है 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100। तो 1/7 बताओ मुझे किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 से ही 2/7, किसकी वैल्यू होती है 14 से ही 2/7। तो यहाँ से मुझे 3/7 की निकालनी है, तो यहाँ से 3 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी गुणा कर दूंगा, तो कितना हो गया देखो 14 मिठाई 14 42 हो जाएगा, और यहाँ से 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 6/7। तो यहाँ से जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो कितनी रहेगी 42 सही 6/7%। ठीक है, अब मुझे से बता दो, आप आपके पास 4 ऑप्शन है, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है। तो आपके पास सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, इस पर तो मिल रही है, कौन से पर मिल रही है सी पर, क्योंकि इस पर दे रखा है कितना छूट दे रखा है 44 सही 4/9%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो मैंने रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि प्रीवियस में इतनी बार पूछा गया, तो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या पूछता है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है कि ए इंटू बी बराबर, दो संख्याओं का जब गुणनफल होता है तो अपन क्या निकालते हैं एलसीएम इंटू जीसीडी। जीसीडी क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल अपन को दे रखा है गुणनफल 112, यहाँ दे रखा है एलसीएम अपन को निकालना है, और जीसीडी अपन को दे रखा है कितना 24। अगर आप इसको 24 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर इसको 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 288। तो जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 288 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो एक शंक्वाकार बेलन जो बर्तन के आधार की जो त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यदि बर्तन में जो पानी भरा हुआ है इसके जो पानी को 10 सेंटीमीटर आधार वाले बेलन में डाला जाता है। देखो इस जो शंकुआकार से बेलन में डाला, मतलब इनका जो वॉल्यूम है ना वो बराबर कर रखा है, एक तो किसका शंकु का, और एक क्या कर रखा है बेलन का। इस प्रकार के क्वेश्चन में तो शंकु का आयतन बता दो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर किसके कर रखा है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई तो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू तो कट जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। देखो 1/3, रेडियस कितनी दे रखी है शंकु की 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 कर दिया मैंने। एच कितना दे रखा है यहाँ से 24, तो 24, आर कितना दे रखा है 10 इंटू 10, और एच निकालनी है अपने को। 3 से कितना हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, 5 से काट दो 2 टाइम, फिर 5 से काट दो यहाँ से 2 टाइम, और 4 से काट दो कितना 8 टाइम 2 हो जाएगा। तो जो हाइट हो जाएगी जो बेलन की वो कितना है गहराई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखो इसको 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन इसको इजी कैसे बनाना है वो यहाँ पर वीडियो में यही फायदा मिलता है कि अपन को इसको क्वेश्चन को इजी कैसे सोच सकते हैं। वहां पर देखो इसको कैसे सोचेंगे, इसको फ्रैक्शन से करेंगे। ए पर कोई वस्तु ए है, 20% की वैल्यू बताओ कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कोई वस्तु 5 रुपए की है, कोई वस्तु 5 रुपए की है, उस पर बोला कि 1 का लाभ हो रहा है, तो मतलब बेचेगा कितने पर 6 में बेचेगा ना। इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ बी वस्तु है, एक 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है 1/4। अगर कोई वस्तु 4 की है तो वो उस पर 1 का लाभ बेच रहा है, तो वो कितने पे बेचेगा 5 पे बेचेगा। अब ये से बताओ आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है समान है। क्रय मूल्य क्या है समान है। अगर मुझे से बता दो यहाँ पर क्रय मूल्य पहले का अलग है दूसरे का अलग है, अगर मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य समान बढ़ाना है तो मुझे बता दो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे गुणा कर दूंगा 4 से, और इस इक्वेशन को किससे गुणा कर दूंगा 5 से। ये मुझे कैसे पता चला, जो ये क्रय मूल्य की 5 की वैल्यू है ना वो तो इधर वाली गुणा कर दो और 4 वाले उधर गुणा कर दो, तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 को 20
और यहाँ से कितना हो गया 6 चौको 24, यहाँ कितना हो गया देखो 5 चौको 20, और ये कितना हो गया 25। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस समान हो गया ना, यहाँ पर अपना कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, समान हो गया, क्वेश्चन में बोला। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी रेशियो में कितना होगी, 5 4 9 और 2 4 कितना हो जाएगा 4 49। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास ये, तो टोटल विक्रय मूल्य का वैल्यू दे रखा है 245 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49। तो क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20, इसकी वैल्यू पूछा है। तो यहां से बता दो 49 कितना टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा। तो जो अपने पास जो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 रुपए, कितना आ जाएगा 100 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा और अच्छे भी क्वेश्चन लग रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करा करो, शेयर भी करा करो, जिससे आप लोग शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और भी अच्छे क्वेश्चन लाना है, इस तरह से पढ़ाना है और उसमें थोड़ा एफर्ट डालना है। तो आप शेयर करा करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6600 रुपए का मूलधन 8 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो आपको देखो यहाँ लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर, ये जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 12,936। ठीक है, तो मूल ब्याज की दर, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि अपन को दर चाहिए। अगर दर चाहिए तो मुझे बता दो यहाँ से जो ऐसा ही मिल रहा है वो कितना होता है, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मेरे पास जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 6336। ठीक है 6336। तो जो फॉर्मूला होता है रेट का वो क्या होता है 100 इंटू ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखो यहाँ पर 100 लिख दिया मैंने, ब्याज कितना मिला मुझे 6336, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6600, टाइम दे रखा है कितना 8। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो, 11 से काटो 6 टाइम, 11 से कितना का 6 टाइम, और 11 से काटोगे यहाँ से कितना हो जाएगा 576, फिर 6 से काटोगे यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 96, फिर 8 से काटोगे तो यहाँ से कितना हो गया 12। तो जो रेट आ गई अपने पास कितना आ गई 12%। अब क्या बोल रहा है, जो मूल ब्याज की दर है, मतलब ये मूल ब्याज की दर है, इसकी 3/4, तो इसका 3/4 करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 12 की 3/4 करूंगा तो कितना हो गया 4×3 12, मतलब कितना रेट मिलेगी 9%। कितनी रेट मिलेगी 9%। अब बोल रहा है कि इतने रुपए का मिश्रण बताओ, कितने रुपए का क्या बताना है मिश्रण। अपने पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है ये दे रखा है। ठीक है, अब जो टाइम दे रखा है वो 5% है और रेट अपन ने निकाली कितनी 9%। एक तो क्या कर सकते हो आप साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो लगा के प्रिंसिपल में जोड़ के आप इसका अमाउंट निकाल सकते हो। बाकी इफेक्टिव रेट से कैसे करोगे वो बता देता हूँ यहाँ से। देखो इफेक्टिव रेट कितना निकलेगी 9×45, यहाँ से आप खुद से प्रिंसिपल मान लो कि 100 है आपके पास, तो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल ब्याज कितना हो जाएगा 145। तो देखो एक जो 48,000 दे रखा है अपन को, ये 100 की वैल्यू दे रखी है क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल माना है, तो 145 की वैल्यू तो चाहिए। देखो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 145 इंटू 48 करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 69,600। तो ये क्या मिलेगा अपने पास, क्या मिलेगा बताओ, अमाउंट मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो ये बोला गया है कि यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन को विक्रय मूल्य से कितने रुपए में है, विक्रय मूल्य अपन को ये दे रखा है, यदि कोई छूट नहीं देता तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें जब छूट नहीं देता है। तो देखो सबसे पहले जिस क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाओ। 12% की छूट देता है तो पहले सबसे पहले आप लोगों की छूट का नाम आते ही पता लग जाना चाहिए कि भाई छूट किस पर देता है, मार्क प्राइस पर देता है ना। तो मार्क प्राइस को 100 मान लो, अगर इस पर 12% की छूट देता हूं तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा अपने पास 88। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है तो मैं मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 22,352, इसमें 88 की वैल्यू दे रखा है और 100 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहां से क्या करूंगा मैं, ये 11 से कट जाएगा, किससे कटेगा 11 से कटेगा। तो 11 से 8 टाइम चला जाएगा और 11 से कितना चला जाएगा 2032। फिर देखो 8 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 254। तो जो मार्क प्राइस आ जाएगी अपने पास कितना आ जाएगा 254 और डबल जीरो, ये आ जाएगी मार्क प्राइस। अब बोल रहा है कि यदि कोई छूट नहीं देता, अगर कोई मार्क प्राइस की आपकी वस्तु है इस पर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, मतलब आप किस पर बेच रहे हो, आप उसी जो मार्क प्राइस दे रखा है। जैसे मान लो कि आपके पास शर्ट है, आपके पास कोई भी शर्ट है ना, इसके ऊपर लिखा है 500 रुपए की शर्ट है, अभी इसका मार्कअप प्राइस ही तो होता है, आप दुकान पे जाते हो। तो ऐसे बोल रहा है कि इस पर कोई छूट नहीं देता, मतलब आप 500 रुपए में लेके आए हो, अगर इस पर छूट देता तो इसमें कम में लेके आते ना। तो मार्क प्राइस मतलब होता है जितना प्राइस लिखा हुआ उतने में बेच रहा है, मतलब ये मार्क प्राइस है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास सेलिंग प्राइस, मतलब इतने ही रुपए में बेच दिया। अब बोला दुकानदार को 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ मतलब क्या होता है 4 से 5 में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है कॉस्ट प्राइस। तो क्या पूछा है मोबाइल का कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। तो 5 की वैल्यू दे रखी है कितना 254 और डबल जीरो, ये 5 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू पूछा है, ये क्या निकल जाएगा अपने पास कॉस्ट प्राइस। देखो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 5 से कितना हो गया 55 25 और कितना हो गया जीरो और 5×40। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 20,320, ये कितना मिल जाएगा मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए।
आई होप आज के बाद में ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो ए बी सी के मध्य इतने रुपए में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए है ना बी का 2/3 है, तो आप लिख लो ए है ना जो होगा वो बी का अगर 2/3 करेंगे तो अपन ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे इसे बता दो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो कि बी को सी का 1/4 प्राप्त होता है, बी है उसको सी का 1/4, तो बी और सी का रेशियो पता चल जाएगा मुझे, यहाँ से कितना हो जाएगा 1:4। एक तरीका तो मैंने क्या बताया था आपको, ए और बी और सी का रेशियो निकालने के लिए आप देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। बाकी देखो यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कैसे करोगे 2 फिर 3 और 4 3 12। बाकी एक तरीका और बता देता हूँ मैं, यहाँ से देखो यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है, मतलब यहाँ पर बी सेम है, तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी कितना है 1 है, तो इसको सेम बनाने के लिए मैं इस पूरे रेशियो किससे गुणा कर दूंगा 3 से गुणा कर दूंगा, तो देखो कितना हो गया 2:3 और 3:4। अब ये सेम हो गया ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और सी की वैल्यू कितनी होगी 4। कितनी होगी 4 थी, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12। तो ये देखो सेम रेशियो आ रहा है ना, तो आप कैसे सोच सकते हो। मुझे से बता दो रेशियो में टोटल कितना है 3 2 5 17, रेशियो में टोटल कितना है यहाँ से 17, और ओवरऑल वैल्यू कितनी है अपने को ये दे रखा, मतलब 17 की वैल्यू ये दे रखी है कितनी 10,200, 17 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू पूछा है, सी ए से कितना अधिक है, तो यहाँ से देख के बता दो सी है ये रहा और ए ये रहा, मतलब ए की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर ये रहा और सी की वैल्यू कितनी 12, तो ये कितना अधिक है ए से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो मतलब 10 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 17 कितना चला जाएगा 17 से 6 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ से कितना अधिक है ये 6,000 रुपये अधिक है, जो ए की वैल्यू है ना सी की वैल्यू है ए से 6,000 रुपये दी गई, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक यदि 900 मीटर ऊंचे रेडियो टावर से एक भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण ये दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई बताओ। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन बता रखा है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और ले लिया जिससे आपको रेशियो भूलो नहीं, और एग्जाम क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लेने का था। देखो यहाँ से देखो एक भवन है, यहाँ पर ले लेता हूँ, ये भवन है जिसमें बोलूंगी ये 900 मीटर है, कितना है 900 मीटर है। अब यहाँ पर एक दे रखा है, ये सॉरी ये टावर है, और ये जिसकी टावर की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, ये दे रखा है टावर है, और ये एक भवन ले लेता हूँ, यहाँ पर ये भवन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बड़ी है, ठीक है, ये भवन दे रखा है। अब यहाँ से बोला क्या बोला, भवन के शीर्ष से, ये भवन का शीर्ष से और तल से, मतलब टावर से देखो आप और भवन के शीर्ष में देखो, तब यहाँ पर अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ये 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से अपने ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और जो ये तल है यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा टोटल ये 60 डिग्री बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, ये भी कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। अब रेशियो पता होगा ना आप लोगों को, अगर डायग्राम पता चल गया तो रेशियो पता होगा। मुझे यहाँ पर एक रेशियो बता देता हूँ, यहाँ पर याद रखना दोनों का रेशियो बता देता हूँ। देखो ये अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो 30 के सामने आप ऑलवेज रखो कितना 1 का रेशियो होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है तो 60 की डिग्री हमेशा रेशियो कितना रखो √3। तो देखो अपने पास ये 60 दे रखा, मतलब ये जो टोटल वैल्यू रहेगी ये किसकी वैल्यू रहेगी √3 की वैल्यू रहेगी, ये सुनो समझ रहे हो। अगर ये रेशियो, अब वैसे तो कर सकते हो आप टेन थीटा लगा सकते हो, लेकिन अपन को टेन थीटा नहीं लगाना। देखो कितना इजी कर होता है क्वेश्चन। 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, मतलब ये जो ये लेन दे रखी है ना ये √3 की वैल्यू है, मतलब आप ए बी सी दे लो, ये डी दे लो, ये ई दे लो, तो जो एसी की लेंथ है ना वो √3 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है यहाँ पर 900 है, तो मुझे एक की वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, मतलब एक की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बीसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से 900 अपॉन √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो यहाँ कितना होगा देखो 3 बढ़ जाएगा, 3 से कितना हो गया 3 3 9, मतलब ये जो बीसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आएगा 300 √3। या सोनो कितना समझ में आया, बीसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 300 √3, तो यहाँ से जो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आएगी 300 √3। देखो ये अगर 300 √3 है तो ये भी अपने पास कितना आएगा 300 √3 आ जाएगी। ये सोना देखो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला ही तो दे रखा है, तो 60 डिग्री आप ट्रायंगल देखो यहाँ पे देखो डी ए ई में 60 डिग्री के सामने का जो रेशियो होता है वो कितना होता है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 300 √3। ये सुनो एक की वैल्यू चाहिए, मतलब अपन को 30 की वैल्यू चाहिए, मतलब ये इतनी सी वैल्यू चाहिए, तो ये एक की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। तो ये डिस्टेंस अपने को पता लगी 300, टोटल कितनी थी 900, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600। क्या, क्योंकि 900 में से 300 माइनस करूंगा, जो टावर की जो जो भवन है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे 900 में से 300 माइनस कर दूंगा, तो आज कितना आ जाएगा मेरे पास 600। कौन सा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोगों को देखो 30 के सामने एक रेशियो होता है और 60 के सामने वाला क्या मानते हैं अपन √3 मानते हैं,
अगर आप ये मान लिया, तो देखो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दे रखा है ना, तो इसके सामने वाला टोटल जो एसी की लेंथ है वो √3 की हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन √3 की वैल्यू दे रखी 900, तो अपन एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू मतलब 30 डिग्री के सामने वाली साइड आ गया, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जितनी है उतनी ये हो जाएगी। यहाँ पर देखो 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने वापस ये दे रखा है, 60 के सामने वापस के लिए एक की वैल्यू निकाल लिया, मतलब ये वैल्यू निकाल ली। तो ये इतनी दे रखी है, तो टोटल में से ये माइनस करेंगे तो अपने पास भवन की ऊंचाई आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। जिसको समझ में नहीं आया, वीडियो बैक करना, समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 490 इसमें डिवाइड कर रहा है किससे? 910 से। मल्टीप्लाई कर रहा है 13 से। और जो क्वेश्चन मार्क है मतलब अक्स मान लेता हूँ यहाँ से। और 23 का स्क्वायर। देखो एक बार 23 का स्क्वायर आप लिखो मत। 23 का स्क्वायर आपको मान लो कि आपको निकालना नहीं है, आपको याद नहीं है, आप भूल गए, तो आप क्या करोगे? 23 × 23 करके देखोगे ना, तो आपको एक बार यहाँ पर एक 23 का स्क्वायर करो मत, पहले इसको सोल्व कर लो। ये जीरो से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 7 कितना हो गया? 91। 7 कितना हो जाएगा? 49। देखो ये इक्वेशन क्या बनी अपने पास? 7। और यहाँ पर क्या बचेगा? ये। तो अपन को पॉजिटिव मान चाहिए ना इसका। तो देखो ये जाएगा तो ये ज्यादा है, और ज्यादा में से अपन कम निकालेंगे तो ये क्या बचेगा अपने पास? माइनस का बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए की माइनस का दे रखा है, तो अपन को अगर 23 का स्क्वायर भी नहीं आता तो अपन इसे इजीली टिक कर सकते हैं ऐसे। समझ में आया? तो 23 का स्क्वायर कैसे होता है वैसे? 529। 529 इधर माइनस का जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस का 522। ऐसे सोल्व करेंगे। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आप टाइम कैसे बचाएं वो भी सीख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम गलत करेंगे। कैसे करेंगे देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहले ये दे रखा है, तो मुझे चाहिए ये वाले। ये चाहिए मतलब क्या चाहिए मेरे को? x-1/x चाहिए, और ये वाला चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए क्या होता है? देखो सबसे पहले मुझे बता दो, x² + 1/x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं? 2 करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 6। इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपन ये निकाल लेंगे। ठीक है, और प्लस हो जाएगा माइनस का 2, तो इधर जाएगा 8 हो जाएगा। तो अपन x ये हो जाएगा कितना? x + 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। अब देखो यहां से हटाता हूं ये, तो यहां लग जाएगा रूट। ठीक है, तो x + 1/x की वैल्यू तो पता लग जाएगी। 4 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 का रूट कितना होता है? 2, और कितना हो गया? 2। तो ये आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, और बहुत जगह काम भी आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि x + 1/x आपको दे रखा है k, और आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट माइनस में। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप? k² करना और माइनस का 4 करना। ठीक है, अगर मान लो कि सपोज करो कि आपको दिया रखा है x - 1/x = k दे रखा है, आपको प्लस वाला निकालना है। तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे? उसका ही करो सेम स्क्वायर, k² + 1। इसको याद कैसे रखेंगे? मान लो कि प्लस वाला दिया है, माइनस वाला पूछा है, तो स्क्वायर तो दोनों में कर रहा है ना, लेकिन माइनस वाला पूछा तो माइनस का 4 कर दो, अगर प्लस वाला पूछा है तो प्लस का 4 कर देंगे। समझे? तो यहाँ पर मुझे बताओ x - 1/x कैसे हो जाएगा? क्या करेंगे? जो दिया हुआ है ना √2, इसका स्क्वायर करेंगे, और मुझे माइनस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस का 4 माइनस कर दूंगा। ये सुनो, तो यहाँ से मुझे इसे बता दो, ये कितना होता है? यहाँ a × b होता है, मतलब यहाँ पर ये होता है ना, ये होता है x × 1/x। यहाँ से x से x कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1, तो इसलिए 4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी और बेसिक सी डीप पढ़ेंगे, तो अब जब अपन एलजेब्रा की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर अपन इसको और बेसिक से बाकी ये फॉर्मूला याद रखो। ये कितना हो जाएगा? देखो 8 हो जाएगा, और 8 - 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 4। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो x - 1/x इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू मेरे पास पता लगी, तो 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√2। तो यहाँ से कितना हो गया? 4√2। अब 4√2 ऑप्शन में दिख रहा है, आप ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे और क्या कर दोगे? इसके आगे बढ़ जाओगे। बाकी ये गलत है। ये गलत क्यों है मुझे से बता दो। ये गलत इसलिए है, देखो यहाँ पर ये कंडीशन पढ़ो आप। क्या दे रखा? x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये पहले से ही नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। तो अगर इसको छोटा होने के लिए मुझे से बताओ, अगर ये पहले से ही नेगेटिव है, यहाँ पर दे रखा ना कंडीशन, ये कंडीशन पढ़ा करो। x की वैल्यू दे रखा है कि 1 से छोटी होगी हमेशा, तो 1 से छोटी होगी मतलब ये तो 1 से बहुत बड़ी है। तो छोटी होने के लिए पहले से माइनस दे रखा है, तो क्या कौन सा आएगा अपने पास आंसर? माइनस का 4√2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने। समझ में आया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। बोला गया आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, जिसकी लंबाई दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना दे रखा है आपको? 252। लंबाई दे रखी है 18, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसमें लंबाई 18 दे रखी है ना, तो 18 में से डिवाइड कर दूंगा इसको। 18 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो लंबाई जो चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास? 14। कितना आ जाएगा यहाँ से? 14। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप, परिमाप तो याद होगा सबको। परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू 14 प्लस 18। देखो क्वेश्चन हार्ड भी है, क्वेश्चन इजी भी है। ये मिक्सर में लेने की देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, मैथ के क्वेश्चन वहां पर ऐसे थोड़ी नहीं कि सारे हार्ड डाल देंगे या सारे इजी डाल देंगे, मिक्सर में आएंगे कि 4-5 क्वेश्चन हार्ड आएंगे, 10 क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, और 10 क्वेश्चन इजी आएंगे। तो इस प्रकार से आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पेपर भी वैसा ही है, इसलिए मैंने लिखा है कि एग्जाम एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, तो आपको जरूर इसमें फायदा मिलने वाला है। तो देखो
ये कितना हो गया 32, 2 into 32, यहाँ से कितना हो गया 64। तो परिमाप कितना हो जाएगा यहाँ से 64। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 चलो। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ई एफ जी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक चीज नहीं सिखाऊंगा आपको, ये एंगल एफ डिग्री दे रखा है, ई एफ बराबर 10 और एफ जी बराबर 15, तो आपको कोसेक जी बताना है। तो पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ से। ये ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एफ 90 डिग्री है, मतलब ये एफ हो जाएगा ई एफ जी। इसमें ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और एफ जी की वैल्यू कितनी है 15। आपको सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, क्या करोगे आप, 10 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे, इसका रूट लोगे। तो यहाँ से कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ से कितना हो गया 325। अब इसका 325 का रूट करना है, 325 का रूट करोगे ना तो आपको निकालना पड़ेगा कितना 25 into 13। कितना हो जाएगा यहाँ से 25 into 13, 25 into 13 लिख सकते हो ना इसको, 25 into 13। तो यहाँ से करोगे 5 का रूट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 13, तो यहाँ से ये आ जाएगा इसका। बाकी देखो ये किसी को पता भी नहीं रहेगा 25 का 325 का रूट कैसे आता है, इसको कैसे तोड़े, बाकी इसको कैसे करोगे। देखो यहाँ से ये किसी से रेशियो से कट रहा है क्या, देखो 5 से कट रहा है, तो 5 से कितना हो गया 2 टाइम, 5 से कितना हो जाएगा 3 टाइम। तो जो जिस संख्या से काटे हो ना उसको पहले यहाँ पर लिख दो। मैंने 5 से काटा ना तो मैंने 5 से यहाँ लिख दिया। अब देखो 2 और 3 का आप हाथ 2 और 3 रहे, यहाँ से अलग से ट्रायंगल बता देता हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4 + 9, मतलब कितना हो जाएगा अपने पास √13। ठीक है, तो यहाँ से √13 हो जाएगा। तो जो आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा 5 5 √13। तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया ना कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितने की 5 √3। क्या बोला मैंने कि जिस संख्या से आप अगर आप 2 से काट रहे हो तो यहाँ पर गुणा कर दो, अगर भाग दे रहे हो तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर मतलब भाग दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पर भाग देना मतलब यहाँ पर काटना मतलब क्या होता है भाग दे रहे हो, भाग दे रहे हो मतलब उल्टा कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने कोसेक जी का वैल्यू चाहिए, मतलब की चाहिए। तो कोसेक जी मतलब कितना होता है, करण बटा लंब होता है ना। करण तो मैंने निकाल लिया 5 √13 होता है। लंब कितना होता है इस थीटा के सामने वाला, मतलब कितना है, अब 2 मत लिखना, अब 10 लिखना। कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 13 √2। ये पूछा था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस, इसमें से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, बराबर किसका होता है ये मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पर लॉस होता तो अपन लॉस परसेंट देते। ठीक है, अगर बोला है कि अपने सामान की लागत तुलना में x परसेंट बढ़ाकर उसे समान दाम का चिन्हित किया जाता है, मतलब बढ़ाकर मतलब ये मार्क प्राइस कितना बढ़ा है ये पूछ रहा है। तो चिन्हित मूल्य पर 19% की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, और 8% का लाभ दे रखा है, मतलब प्रॉफिट की वैल्यू दे रखा है। तो x का मान बताओ। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन दे रखा है और आपको छूट और ये दे रखा है 8% की प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे। देखो 100 माइनस 19% की जो छूट देता है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 19 घटाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 81। ठीक है, बराबर किसको हो जाएगा मार्क प्राइस। देखो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 108 कितना हो जाएगा 108। यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपको पता लग जाएगा मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से 9 से कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ से कितना हो गया 3 3 9, यहाँ से 9 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। फिर देखो 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना 3 से, तो कितना हो गया 4। मतलब ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। तो ये बोला कि x% बढ़ाकर, तो यहाँ से देखो खुद बता दो कि कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ाया गया, मार्क प्राइस 1 पर बढ़ाया गया। किस पर बढ़ाया गया 3 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने को पता है 33 से 1/3। तो जो x% की वैल्यू जाएगी वो कितनी है, इतना परसेंट बढ़ा गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो एक व्यक्ति इतने किलोमीटर की प्रति घंटा से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर और इतने घंटा से इतनी दूरी तय करता है, तो औसत दूरी। औसत दूरी क्या होता है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है देखो 100 है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे इजिली, टाइम निकाल ले। तो आप भी ऐसे लिखा ऊपर डिस्टेंस लिखा करो, नीचे स्पीड लिखा करो। देखो 100 हो गया, नीचे कितनी देर की इस स्पीड से चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर इस स्पीड को इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, अगले वाली स्पीड कौन सी है 120, अगली वाली स्पीड कौन सी है 120, इसको कितने चल रहा है 40 किलोमीटर से। नेक्स्ट स्पीड कितनी है डिस्टेंस 150 और ये कितना चल रहा है 60। तो यहाँ से मुझे टाइम बता, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 घंटे लगेंगे इसको। तो इसको कितना लगेंगे 3 घंटा, क्योंकि मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 120/40। ये कितना हो गया 4×3 12। देखो ऐसे, क्योंकि मुझे पता है टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो इतनी छोटी छोटी पता होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में जीरो ऐसे भी नहीं बता सकता कि भाई मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बाई स्पीड कितना होता है, टाइम होता है। अगर यहाँ से बताऊंगा तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ से टाइम कितना आ गया 5/2। तो टोटल टाइम तो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 5, 5 + 5/2 कितना हो गया 10 और 15/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 15/2। टोटल डिस्टेंस बता दो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 100 120 और 150, यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 370। और अपन को एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम ये निकाल लिया तो 15/2 था, 2 मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, 5 से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 3 टाइम, 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा 74। तो 74 × 2 कितना होता है यहाँ से 148। 148 में अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से देखो कितना चलेगा 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है,
और 3 27 होता है, तो 49 आगे 16 मत करो, ओनली फॉर 49 है और पूरी पूरी बार जाएगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 49 से 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इस क्वेश्चन में देखो, सतीश है, गौतम है और साई है, 3 लोग है। एक तो सतीश है, एक कौन है? गौतम है, और एक कौन दे रखा है? साई। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि सतीश की आयु है ना गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई से दुगनी है। मतलब ये कंपेयर कर रहा है गौतम से साई से, जिसकी आयु मतलब सतीश से गौतम से। तो सतीश की आयु गौतम की आयु कुल योग दे रखा है। अब गौतम की आयु 2x मान लो, क्योंकि इससे दुगनी बता रखा है, तो इसकी x मान लो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी 2x मान ली। तो गौतम से 2 वर्ष अधिक कौन है? सतीश। तो गौतम से 2 वर्ष मैंने मान लिया कितना? सतीश। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो गौतम से 2 वर्ष अधिक कौन है? सतीश। तो 2 वर्ष अधिक हो गया। फिर बोला जिसकी आयु साई से दुगनी है, मतलब गौतम की आयु है ना वो साई से दुगनी है क्या? हाँ है। अब बोला कि तीनों का सम करते हैं अपन, 2x + 2 + 2x + x, तो इनका योग अपने पास 27 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो 2x कितना हो गया? 4x, और कितना हो गया? 5x। ठीक है, 5x + 2 = कितना हो गया? 27। देखो इधर जाएगा तो कितना हो गया? 5x + 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 5। तो पूछा किसकी है? गौतम की। गौतम की वैल्यू कितनी है? 2x, तो 2 × 5 कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये बोला गया है कि देखो एक आदमी ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपए में बेचा, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। फिर उसने होल्डिंग पीरियड है जिसने 20% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा, तो उसका लाभ बताओ टोटल। देखो 4% की हानि पर बेच रहा है, मतलब बेच कितने पर रहा है? 96% पर बेच रहा है ना। तो क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है 960, 96 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? 96 की वैल्यू। टोटल की वैल्यू पूछा है, अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस। देखो 96 से कट जाएगा एक टाइम, तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1000 रुपए। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया वो कितने बेचेगा? 120 पर बेचेगा। 20% के लाभ पर बेचना मतलब 120 पर बेचेगा। तो ये जो 840 है वो किसकी वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से चढ़ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 टाइम, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 700। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ से मुझे बताओ, 1000 + 700 कितना हो जाएगा? यहाँ से 1700। कितना हो जाएगा? 1700। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अपने पास? 960 + 840 कितना हो जाएगा अपने पास? टोटल सेलिंग प्राइस 1800। तो यहां से मुझे इसे बता दो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? देखो जब किसी संख्या, क्या संख्या नहीं पता ना, तो आप मान लो कि अब संख्या x है, इसका 40% कर दूंगा। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। देखो किसी संख्या का 40% में 40 घटा दिया मैंने। 40 घटा दिया तो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? 40 प्राप्त हो रहा है। तो देखो ये 40 उधर जाएगा, ये कितना हो गया? 40x/100, ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा? 2 टाइम, तो ये उधर उधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया उसकी वैल्यू? वो संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास? 200। ऑप्शन नंबर ए। ये इजी है तो थोड़े मैंने फास्ट करा दिया, जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको मैं इजिली समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर चलता है 20 में। देखो एक ट्रेन की लंबाई इतनी दे रखी है, 3 सेकंड में ये ट्रेन की समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर एक व्यक्ति को पार कर लेते, ट्रेन की गति बताओ। क्या ट्रेन की गति नहीं पता? तो आप मान लो कि ट्रेन की गति कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो व्यक्ति की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जो स्पीड होगी, आप ऐसे तो बता नहीं सकते कि भाई ये चल रहा है फास्ट, ट्रेन चल रही है धीरे। हाँ ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रेन फास्ट चलेगी, ये धीरे चलेगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x-2। क्या करेंगे? x-2। देखो ये क्या होता है, अब अगर आप डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का भाग देते हो तो अपने पास क्या आता है? टाइम आता है। तो डिस्टेंस कितनी देर की है अपने पास? 150। जो रिलेटिव स्पीड अपनी निकाली कितना? x-2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा मीटर और ये टाइम दे रखा सेकंड। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना होगा? 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये होगी डिस्टेंस ये स्पीड बराबर में क्या देगा? टाइम। टाइम कितना देगा अपन को? 3 सेकंड। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया? 5×3 = 15। ठीक है, 5×3 = 15 हो गया। 3 से कितना हो जाएगा? 10 टाइम। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? देखो 10 × 18 कितना हो जाएगा? 180। फिर कितना हो गया? x-2। तो अक्स की वैल्यू चाहिए अपन को। अक्स क्या बना था? अक्स किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 182 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा है कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी अपने पास? 182 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोला गया कि 800 रुपए का मूलधन अक्स प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो अगर अपनी रेट बढ़ा दें, मतलब 5% बढ़ा दे, तो वह मूलधन कितना हो जाएगा? तो यहाँ से मुझे बता दो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 800। लिखते जाओ। रेट कितनी दे रखी है? x%। टाइम कितना दे रखा है? 4%। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? 992। तो देखो यहाँ से अपन रेट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास एक ही चीज गिवन नहीं है, बाकी फॉर्मूले सब गिवन। यहाँ से ऐसा ही बता दो कितना हो जाएगा। 992 में से 800 माइनस करते हो तो कितना मिलेगा? 192। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो उसको लिख लिया करो, ठीक है, आगे बहुत काम में आएगा, देखना।
यहां से मैंने रेट बताया था, जो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एस आई प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो 100 एस आई कितना है यहाँ से 192, प्रिंसिपल कितना है 800, टाइम कितना दे रखा है 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 832 यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो जो रेट आ जाएगी वो 6% आ जाएगी। रेट कितनी आ गई अपने पास 6%। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रेट है ना अक्स प्लस 5% हो जाती है, मतलब पहली अक्स कितनी है 6 और 5 और बढ़ा दी कितनी हो जाएगी 11% हो जाएगी। और जो टाइम है वही रहेगा 4%। ठीक है, 4 ईयर, सॉरी कितना है 4 ईयर। तो यहाँ से जो इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 इंटू 4। साधारण ब्याज की तो वही होती है रेट इन टाइम, तो यह कितना हो गया 44। मतलब उसको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा अपने पास 44। तो ठीक है, कितना हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछा है तो मूलधन तो कितना है 800 ही है ना। मूलधन कितना दे रखा है आपके पास 800। ठीक है, या तो आप इससे क्या कर लो फॉर्मूले से कर लो, बाकी इसको इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे, यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है इतना मिल रहा है तो आप प्रिंसिपल आप खुद मान लो कितना है 100 मान लो। तो अगर 100 में इतना ब्याज जोड़ोगे 144 जोड़ोगे तो जो ब्याज मिलेगा जो अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा 144, ये मिलेगा अपने को अमाउंट। जो क्वेश्चन में 800 है ना ये वैल्यू दे रखी है 100 की, प्रिंसिपल आपने खुद से मान लिया, बीच में ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया, अमाउंट की वैल्यू पूछा है 144 की वैल्यू। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 144 इंटू 8 कितना होता है बताओ, कितना होता है 1152, ये मिलता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। मतलब जिसको इफेक्टिव रेट नहीं आ रहा वो किससे कर लेगा, इससे कर लेगा ना, पी इंटू आर बटा टी बटा 100। यहाँ से क्या निकालेगा वो ब्याज निकालेगा 800, 800 रेट पता लगी 11 टाइम है 4, तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, फिर उस प्रिंसिपल में जोड़ देगा तो वो क्या निकल जाएगा, ये आंसर आएगा। बाकी इफेक्टिव रेट से करना इजिली एक बार में क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। इसमें क्या बोला गया देखो, ए बी सी है जिसमें पूरा काम करने के लिए इनको 6500 रुपए अनुबंध किए गए हैं। यदि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है यहाँ से 15 दिन में करता है, और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर अगर उसको पूरा करे तो बी का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले क्या काम है अपने को एलसीएम लेना, एलसीएम कितना जाएगा यहाँ से 60, यहाँ से कितना हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 60, ये कितना हो गया देखो 60 में 15 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया 15 चौके 60, और 20 में अगर 60 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया 3। अगर तीनों मिलकर 7 करते हैं तो तीनों मिलकर पैसे भी इतने मिलेंगे, कितने मिलेंगे 6 4 10 3 13। मतलब टोटल अमाउंट इसको 13 में मिलेगा, मतलब 6500 जो वैल्यू दे रखी है वो 13 की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू पूछिए बी का हिस्सा, मतलब 4 की वैल्यू बताए, क्योंकि जो जितना काम करेगा उतना ही उसको पैसे मिलेगा, तो ये 4 की एफिशिएंसी काम कराया तो उसको इतने ही पैसे मिलेंगे। 13 पंजो 65 कितना हो गया 5 को 20, कितना मिल रहा है 2000 रुपए बी को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 23। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें कॉन्सेप्ट पता है तो वो कर लोगे। कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो ए पी क्यू एक परिवर्त दे रखा है जिसमें पी ए क्यू दे रखा है और पी क्यू को मान बताना है। पी क्यू ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक थ्योरम पता होनी चाहिए सर्कल की, कि अगर सेंटर पर जितना कोण बन रहा है ना, ठीक है, सेंटर पर मान लो कि 2 थीटा एंगल बन रहा है, सेंटर पर 2 थीटा बन रहा है, तो जो इसके अपोजिट इसी आर्क द्वारा, सेम आर्क द्वारा परिधि पर कहीं पर भी कोण बने तो वो कितना बनेगा थीटा। मान लो कि इधर एंगल बनता, जैसे मान लो कि यहाँ पर है, इस सेंटर पर मैंने बना दिया कितना 44 डिग्री, सेंटर पर कितना बना दिया 44 डिग्री, और इसी आर्क द्वारा मैंने यहाँ पर बना दिया तो ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेम आर्क। या ऐसे बोल सकता हूँ कि परिधि पर सेम आर्क द्वारा यहाँ पर थीटा बना है तो सेंटर पर कितना बनेगा 2 थीटा। तो ऐसे ही देखो इसी आर्क द्वारा पी क्यू आर्क दिखाना, इसी आर्क द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है पीओ क्यू, और इसी आर्क द्वारा ये 44 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 44 है तो यहाँ पर इसका डबल बनता है, तो ये एंगल कितना आ गया अपने पास 88 आ गया, कितना आ गया 88। अब मुझे बताओ ये सर्कल की रेडियस है, ये भी कितना है सर्कल की रेडियस है, कितना दे रखा है सर्कल की रेडियस। अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर लाता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बाहर लाता हूँ, कौन सा हो गया पी ओ क्यू, जिसमें ये एंगल मेरे को पता लगी 88 है। तो ये देखो ये साइड बराबर है ये साइड बराबर, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब साइड बराबर होती है ना तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो तीनों कोणों का योग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 88 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो 180 में से आप 88 हटाओ तो कितना हो जाएगा यहाँ से 92। तो 92 में 2 का भाग दोगे, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 46 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मतलब यही पूछा है, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 डिग्री। समझ में आया, कॉन्सेप्ट बता ही दिया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला गया देखो, एक व्यापारी 8000 रुपए में 200 किलो अनाज खरीदता है, अनाज का 4% वह परिवहन में खो देता है। मतलब उसने 200 केजी अनाज खरीदा लेकिन इसका 4% तो खो दिया, तो इसका 4% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 8। मतलब इसने 200 में से 8 तो खो दिया, तो बचा कितना उसके पास 192। अब 192 को ही बेचेगा ही। अब 20% लाभ अर्जित करना है, तो 8000 का 20% निकालना है, तो कैसे निकालूंगा 8000 का, अगर इसको 20% के लाभ पर बेचूंगा तो कैसे बेचूंगा, इतने पर बेचूंगा ना। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है 8000 को मेरे को 20% का लाभ पे बेचना है, 20% का लाभ मतलब इसको 120 में बेच दूंगा। या ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप कोई वस्तु 4 की है कोई वस्तु 5 की, इसको 6 में बेचना है, तो 8000 की वैल्यू है ना 5 की वैल्यू दे रखी है 6 की वैल्यू निकालना है, कैसे भी निकाल लो।
तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना, 12 × 96। अब मुझे से बता दो, जो 9600 जो सेलिंग प्राइस आई है वो कैसे आई है, किसकी आई है? 200 किलो केजी की आई है, 192 केजी की आई है? ये आई है 192 केजी। ये 192 केजी का आया। कितना आया? 96 रुपए। क्यों आया? क्योंकि उसने जो परिवहन में 4% तो खो दिया था, मतलब 8 केजी तो खो दिया था, बचा कितना? 192। अब 192 को ही 8,000 रुपए 120 के पर बेच रहा है, तो मतलब इतने बेच रहा है। तो मुझे बताओ प्रति किग्रा, तो मुझे 1 केजी 1 रुपए पर केजी का निकालना है, मतलब 9600 में 192 का भाग दूंगा तो मेरे पास निकल जाएगा 1 रुपए प्रति केजी। मतलब 1 रुपए में कितने रुपए का अनाज बेचेगा? तो यहाँ से इसमें डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो गया? 50 रुपए प्रति केजी। मतलब 1 केजी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। धारा की गति अपन मानते हैं वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर। नाव की गति अपन अक्स मानते हैं, ये कितना दे रखा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल कैसे निकालते हैं? अक्स माइनस वाई, मतलब क्या निकालेंगे? 11 - 4, तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनो, जो अनुकूल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लिख देता हूँ, अब तो इतना सब समझ ही रहोगे अनुकूल क्या होती है, और ये क्या हो जाएगी? प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल क्या हो जाएगी? प्लस कर देते हैं, 11 + 4 मतलब कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम क्या होता है? टाइम तो सबको पता होगा, डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है देखो प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल की डिस्टेंस दे रखी है अपन को 21, प्रतिकूल की जो स्पीड दे रखी है 7, यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास? 3 घंटे। देखो अनुकूल की स्पीड कितनी देर की? सॉरी, डिस्टेंस कितनी देर की? 45। स्पीड कितनी देर की? यहाँ से 15, तो 15 में भाग दूंगा, यहाँ से कितना हो गया? 15 × 45। तो इसे बताओ उनको टाइम कितना लग रहा है टोटल? 3 और 3 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया है? देखो, ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन देखो इस प्रकार से भी डाटा है, ऐसे नहीं है हर बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा कि हाँ 10 घंटे में बढ़ता है, 20 घंटे में बढ़ता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। बाकी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करेंगे कि हाँ 5 दे रखा है, इसको देखो मैं कैसे गलती करेंगे। यहाँ पर पढ़ो, एक टंकी को पाइप ए और बी लगे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ए बढ़ने वाला पाइप है और बी उसी दर में बढ़ने वाला या खाली करने वाला है। मतलब अपन को कंडीशन दे रहा है कि ए बढ़ता भी है और क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे बोला ना, ए बढ़ता भी है और क्या कर रहा है? खाली करने वाला। जब इसमें पहली कंडीशन दे रहा है कि जब बी बढ़ रहा है और उपयोग किया जाता है और ए के साथ, मतलब जब ए के साथ बी भर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है? टी समय लगता है। बोला गया कि टी समय लगता है। क्वेश्चन समझ में आया कि जो बी है ना, अपने को कंडीशन दे रखा है कि बी है ना उसी दर पर बढ़ता है और उसी दर पर क्या करता है? खाली करता है। जबकि अब कंडीशन बोला कि जब, इफ, यदि बी बढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब पहले बढ़ने के लिए, मतलब प्लस, तो ए के साथ ए पहले से ही बढ़ रहा है क्योंकि ए तो भर ही रहा है, ए खाली नहीं कर रहा है। बस बी के लिए दे रखा है कि बी भर रहा है और खाली कर रहा है, तो ए तो भर रहा है, तो किसके साथ बढ़ रहा है? बी के साथ। तो कितना टाइम लगाते हैं दोनों? टी टाइम। फिर बोला यदि टी, ए टैंक भर रहा है पहले और बी खाली कर रहा है, अब बी खाली कर रहा है ना, मतलब माइनस कर रहा है, तो ये दोनों बढ़ते हैं साथ में, तो कितना टाइम लगाते हैं? 5 टी। अब इतना चीज दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे इनकी, तो 5 टी काम हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 टी। अगर मैं इसमें टी से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से टी। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। मतलब आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी देर की? 5। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी देर की? यहाँ से 5। और ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी देर की? ए। क्या बोला? ए और बी की दरों के अनुपात, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो यहाँ से मुझे बता दो 2a। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 6। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ से बी की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ से जो ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी कितना आएगी? 3:2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। है ना इजी? क्वेश्चन दिखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन है ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये थोड़ा अलग अलग से क्वेश्चन लिया है क्योंकि इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैं सोचा एक बार ऐसे भी क्वेश्चन कराते। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन ये होता है आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब पता पता होगा, जैसे मैं बोलूंगी यहाँ से 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 3, इससे एक कम कर दो 2, इससे एक कम कर दो ये से, जब तक हो। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे करोगे? 4 3 2 1। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे करोगे? मतलब 5 में से एक 5 लिख दो, फिर इसमें से एक मान करो 4, 4 में से एक मान करो 3, और 3 में से एक मान करो 2, ऐसे उल्टा लेके जाओ। अगर ये समझ में आया तो मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? तो ये बराबर दे रखा है इसकी वैल्यू। है क्वेश्चन इजी, देखना। अब सबसे पहले इस फॉर्मूला को अपनाओ, मतलब एन दे रखा है तो एन का फैक्टोरियल, ये होता है एन, ये होता है आर, तो एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल मतलब 11 का फैक्टोरियल। या सुनो, ठीक है, यहां से करूंगा एन माइनस 11 का फैक्टोरियल। या सुनो, बराबर है एन का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस करूंगा 10 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस 10 का फैक्टोरियल। कितना समझ में आया? देखो ये तो समान है तो ये तो कट ही जाएगा ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 10 का फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, एन माइनस 10 का फैक्टोरियल।
ठीक है। अब देखो 11 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे आप? 11 को ऐसे भी लिख सकते हो ना 11। अब देखो इस 5 को है तो ये किसका फैक्टोरियल है? 4 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो ना। और इस 3 को कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। इस 4 को क्या लिख सकते हो? इस 5 को क्या लिख सकते हो? इस 4 को क्या लिख सकते हो आप? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो ऐसे इस 11 को क्या लिख सकते हो? 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो ये 11 आएगा ना, तो इसको लिख रहा हूँ 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई की तरह यहाँ पर n-11 का फैक्टोरियल। ठीक है। देखो 10 का फैक्टोरियल से आप 10 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ से कितना बचेगा अपने पास? n-10 का फैक्टोरियल। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखना। 11 या कितना हो जाएगा? n-11 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या करा, मुझे से बताओ इसमें से कम करोगे या इसमें से कम करोगे? किसमें से कम करोगे? आपको एक कन्वर्ट करना है। अगर इसमें से एक कम करोगे, जैसे n-11 में एक कम करोगे तो ये तो 12 चला जाएगा। लेकिन इसमें से एक कम करो, n-10 में एक कम करोगे तो तब ये 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैसे करोगे? इसमें एक कम करो। अगर इसमें से एक कम करते हो तो क्या 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 लिखोगे? देखो n-10, और इसको तो ऐसे लिख सकते हो, एक कम करोगे तो क्या लिखोगे? n-11 का फैक्टोरियल लिख सकते हो ना इसको। 11 इंटू n-11 का फैक्टोरियल। क्योंकि देखो ये चीज होती है ना, ये चीज अच्छे से समझो कि जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1, ठीक है। ये किसका फैक्टोरियल होता है? 5 का फैक्टोरियल। लेकिन जो ये फैक्टोरियल बचा ये किसका फैक्टोरियल होता है? 4 का फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल होता है ना, ये टोटल n-10 का फैक्टोरियल होता है। तो इसको मैं एक कम लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये देखो इससे फैक्टोरियल से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? n-10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 21। यही पूछा है, n की वैल्यू कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको वीडियो समझ में नहीं आया, एक बार फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये जो मैंने समझाया ना, ये समझना। क्या बोला कि मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपसे एक चीज और बता देता हूँ वापस, ठीक है। यहाँ से मैं समझा देता हूँ वापस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। क्या बताया था कि मैंने इसको कम कैसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ से देखो, मैं बोलूं कि यहाँ से देखो, सबसे पहले मुझे इसे बताओ 4 का फैक्टोरियल है। 4 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप? 4, फिर इसमें एक कम कर दो 3, फिर एक कम कर दो कितना? 2, फिर एक कम कर दो 1। अब जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है मुझे इसे बताओ? 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हो। तो जो ये इतनी सी चीज है इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, तो इसको क्या लिखोगे? 4 को फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये सुन, ऐसे ही बोल रहा है कि ये n-10 का फैक्टोरियल है। तो इसमें देखो n-10 तो लिखोगे लिखोगे, साथ में इसमें एक कम और करके लिखोगे, कितना हो गया? n-11। फिर ऐसे करके लिखोगे ना, ऐसे लिखना है। लेकिन अपन इसको फैक्टर लगा देंगे ना, अगर आगे नहीं बढ़ाना तो अपन इसको इसके फैक्टर लगा दिया, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये इससे कट जाएगा और एन क्यू निकल जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 28। देखो एक बल्लेबाजी का 11 पारियों का औसत निश्चित है। निश्चित है मतलब 11 पारियों का जो एवरेज अपन मान लेते हैं अक्स। तो इनका सम कितना हो जाएगा 11 पारियों का? 11 इंटू अक्स हो जाएगा। फिर बोला 12वीं बल्लेबाजी में 120 रन बनाता है। जो 12वां जो पारी है, 11वां पारी का सम कितना हो जाएगा? 12वीं पारी का उसने बनाया 120। तो ये टोटल कितना हो गया? ये 11वां पारी के सम हो गए, ये 12 हो जाएगा। तो टोटल पारी कितना हो जाएगा यहाँ से? 12। तो यहाँ से जो बोला कि औसत 5 बढ़ जाता है, पहले अक्स था यहाँ पे 5 बढ़ गया, ठीक है। तो मुझे बता दो, इसको सोल्व करते हैं। ये एवरेज हो गया ना 12 पारी का, ये भी एवरेज हो गया 12 पारी का। तो यहाँ सोल्व करते हैं। देखो 11x 120, 12x प्लस 12 पंजे 60। ये इसमें करता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 11 पारी का। लेकिन पूछा क्या? 12 पारी के बाद। 12 पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? x प्लस 5। तो इसमें जोड़ेंगे अपन 60 प्लस 5, तो 12 पारी के बाद औसत हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये अपन को फॉर्मूला दे रखा है, इसमें बोला कोस 75। कोस 75 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्या कोस 45 प्लस कोस 30, कोस 75 हो जाएगा ना। तो इसमें फॉर्मूला पुट करो, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो कोस ए मतलब कोस 45, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस बी मतलब कोस 30 माइनस साइन 45, और साइन बी मतलब साइन 30। ये सो अब वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से √3/2। ये कितना होता है? 1/√2। ये कितना होता है यहाँ से? 1/√2। यहाँ से अपना एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? 2√2। यहाँ से कितना हो गया? √3 -1। अब देखो या तो ऑप्शन में ये दे रखा होता है, ये नहीं दे रखा होता, अपन इसका क्या कर देंगे? परमीकरण कर देंगे। देखो √2 इंटू √2 कर दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो √2 से √3 कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया? √6। ये हो जाएगा माइनस का √2। और ये देखो 2 से 2 हो जाएगा, 2 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक इनलेट पाइप को खाली करने, इनलेट मतलब भर रहा है, टैंक को इतने भरने में टाइम लगता है। और एक आउटलेट पाइप है, उसको 54 घंटे लगते हैं। आगे क्या बोला है? पहले इनको अपन ले लेते हैं एलसीएम। 120 घंटे में भर रहा है, और बी है वो खाली कर रहा है कितने घंटे में? 54 घंटे। यहाँ से एलसीएम बता दो, टोटल है टैंक की जो क्षमता है वो निकालेंगे 1080। यहाँ से कितना होगा? देखो 0 से 0 92 108। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ये 54 से 20 टाइम हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, ये खाली कर रहा है। यदि बोल रहा है देखो 8 इनलेट पाइप, यहाँ लिखता हूं देखो इनलेट, 8 इनलेट पाइप, और दे रखा है 3 आउटलेट पाइप।
3 आउटलेट। देखो एक इनलेट पाइप इतना भर रहा है, एक इनलेट पाइप इतना भर रहा है, तो 8 कितने भर देंगे मुझे ये बता दो। 8 इंटू 9। ठीक है, ये सुन, मुझे से बता दो एक इनलेट पाइप इतना खाली कर रहा है, तो तीन तीन इनलेट पाइप कितने खाली कर देंगे, इतना खाली कर देंगे। ये सुनो, ये कितना हो गया 72, और अगर 7 भरते हैं तो कितना हो गया 60। तो ये दोनों अगर साथ खुले रहते हैं, बोला एक साथ खुले रहते हैं, तो कितना भरेंगे 12 ही भरेंगे। तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा इनको, 8 इनलेट को और तीन तीन आउटलेट को, कितना हो गया 12, और 12 12 मानी 108 होता है, कितना हो गया 90 घंटे। कितना हो गया 90 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। अच्छे क्वेश्चन भी थे इसमें, कुछ इजी क्वेश्चन भी थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, पसंद आ रहा है, तो शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।